आज का टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर समाज। पिछली क्लास में हमने मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य का पूरा क्वेश्चन कर लिए थे, जो 249 तक थे। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं 250 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बोला है गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था। चलिए गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में चलते हैं। कल्पना कीजिए समय है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसे विक्रमादित्य बोलते हैं। पूरा गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पे है। राजधानी से युद्ध का संदेश आता है। हजारों सैनिक मैदान में खड़े हैं। हाथी तैयार हैं। घुड़सवार अपनी तलवारें निकाल चुके हैं। पैदल सेना युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध है। सबकी नजर एक व्यक्ति पे है, जो राजा के बाद पूरी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है। जैसे ही वह आदेश देता है, पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ जाती है। उस अधिकारी को कहा जाता है महासेनापति। बात आती है गुप्त साम्राज्य में सेना कैसे संगठित थी। तो ये गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इतने बड़े राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना आवश्यक होती थी। सेना का सर्वोच्च प्रमुख स्वयं राजा होता था, लेकिन राजा हर युद्ध में स्वयं उपस्थित नहीं रह सकता था। इसलिए उसके बाद सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता था महासेनापति। यही पूरे सेना का संचालन करता था। सेनापति केवल युद्ध नहीं लड़ता था, उसकी जिम्मेदारियां थी। सेना का नेतृत्व करता था, सैनिकों की नियुक्ति, युद्ध की रणनीति बनाना, सीमाओं की सुरक्षा, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध का नेतृत्व करता था। इसे कई अभिलेखों में महादंड नायक भी कहा गया है। गुप्त सेना के चार प्रमुख अंग थे। हस्ती सेना, जो हाथी पे सेना जाती थी। अश्व सेना, जो घुड़सवार से लड़ती थी। पदाति सेना, जो पैदल पैदल जो सेना चलती थी। रथ सेना, जिनका जो युद्ध रथ से करते थे, उसको रथ सेना बोलते हैं। हालांकि गुप्त काल में युद्ध में घुड़सवार सेना का महत्व पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति। गुप्त का प्रशासन देख लेते हैं हम लोग। अगर हम राजा की बात करें तो राजा क्या होता था, उसका कार्य होता था सर्वोच्च शासक और सेना का सर्वोच्च प्रमुख होता था। और महासेनापति का जो कार्य होता था, सेना का प्रमुख होता था। महादंड नायक जो होता था, वो उच्च सैन्य अधिकारी। मतलब कई अभिलेखों में इसे महासेनापति के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। संधि विग्रहिक का जो होता था, वो होता था युद्ध और संधि का मंत्री होता था ये। इस क्वेश्चन को मेमोराइज अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि राजा युद्ध भूमि में खड़ा है। वह अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी से कहता है, आज पूरी सेना तुम्हारे हाथ में है। वह अधिकारी ऊंची आवाज में आदेश देता है, पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ती है। वह है महासेनापति। ओके, याद रखिएगा, महा प्लस सेना प्लस पति, यानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 251। 251 है कि गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या था। चलिए गुप्त काल के एक गांव में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गुप्त साम्राज्य के एक किसान हैं। आपकी गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। कटाई पूरी होने के बाद गांव का राजकीय अधिकारी आता है। वह खेत का निरीक्षण करता है और कहता है, राज्य की सुरक्षा, सिंचाई और प्रशासन चलाने के लिए उपज का एक हिस्सा राजकोष में देना होगा। यही भूमि के लिए जाने वाला कर कहलाता था, जिसको उद्रंग बोलते थे। अब बात आती है गुप्त काल में भूमि कर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, गुप्त समाज की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि थी। उस समय उद्योग और व्यापार भी थे, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी आय किसानों से मिलने वाली भूमि कर था। इसी कर से सेना का खर्च चलता था, अधिकारियों का वेतन मिलता था, सड़कों और सार्वजनिक कार्यों का निर्माण होता था, प्रशासन संचालित होता था। इसलिए भूमि कर गुप्त शासन की आर्थिक ऋण था। अब बात ये आती है कि उद्रंग क्या था। जिन्होंने ऊपर बात की उद्रंग, वो क्या था। देखिए, उद्रंग गुप्त काल में भूमि कर के लिए प्रयुक्त शब्द था। इतिहासकारों के अनुसार किसान अपनी उपज का लगभग 1/6 से 1/4 भाग राज्य को कर के रूप में देते थे। यह कर अभी अनाज के रूप में और कभी नकद भी लिया जाता था। ओके। एक बात और यहाँ आती है कि विष्टिकार क्या था। एक आता है यहाँ इसी में, विष्टिकार। इसको विष्टि या विष्टिकार, इसका अर्थ होता है वेगार, है ना, पोस्ट लेबर, यानी राज्य के लिए बिना मजदूरी के काम करना। उदाहरण के लिए जैसे हम बता सकते हैं सड़क बनाना, किला बनाना, ना, राजकीय कार्य करना। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि उद्रंग आए तो भूमि कर और वृष्टि आए तो बेकार। बेकार नहीं, बेकार। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर। चलिए इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में खड़ा है।
राजकीय अधिकारी आता है और कहता है, यह भूमि तुम्हारी है, इसलिए भूमि का कर दो। किसान पूछता है, कौन सा कर? अधिकारी जवाब देता है, उद्रंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं ये 252 पे। 252 बोलता है कि गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति एवं युद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी था? चलिए गुप्त समाज के राज दरबार में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ है। एक दूत पड़ोसी राज्य से संदेश लेकर आया है। सवाल यह है, क्या उस राज्य से संधि की जाए या उसके विरुद्ध युद्ध किया जाए? राजा तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारियों को बुलाता है। वह अधिकारी युद्ध और शांति दोनों मामलों का विशेषज्ञ है। उसी की सलाह पर निर्णय लिया जाता है। वह अधिकारी कहलाता है संधि विग्रहिका। अब बात आती है संधि विग्रहता कौन था, है ना? तो इस शब्द को पहले समझिए। संधि मतलब मित्रता और समझौता, ना ट्रीटी जैसे बोलते हैं, ट्रीटी। विग्रह मतलब युद्ध और संघर्ष, यानी जो अधिकारी यह देखता था कि कब संधि करनी है, कब युद्ध करना है, किस राज्य से संबंध कैसे रखने हैं, उसे कहा जाता था संधि विग्रहिका। आज की भाषा में इसे आप विदेशी मंत्री, है ना, फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे पद आज की अगर हम बात करें तो उसको समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संधि विग्रहिता हो जाएगा, आंसर डी। अब हम लोग रेलवे के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो मतलब इनके प्रशासन से है। पहला भी मैंने बात किया कि संधि विग्रहिता, इसका कार्य क्या होता था? संधि करना, युद्ध, युद्ध करना है कि नहीं करना, कूटनीति बनाना, है ना, विदेशी संबंध। उसके बाद दूसरा आता था हमारा विषयपति। विषय मतलब होता है जिला, है ना? विषयपति जिला का प्रशासक था। इसके कार्य क्या होते थे? राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, है ना? आधुनिक समय की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम जैसा पद उस टाइम था उसके पास। तीसरा आता है महादंड नायक। देखिए ये मुख्य न्यायिक अधिकारी ना, चीफ चीफ जस्टिस ऑफिसर होता था ये। कुछ अभिलेखों में उच्च सैन्य अधिकारी के रूप में भी इसको लोग उल्लेख करता है, जो मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। एक आता है चौथा नंबर की महाप्रतिहार। महल की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी होता था ये। इसका कार्य क्या होता था? राजमहल की सुरक्षा करना। शाही अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। राजा के प्रवेश की व्यवस्था, ये इसके अंडर आता था। चलिए थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इसको इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए राजा के सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पे लिखा है संधि, दूसरे दरवाजे पे लिखा है विग्रह। दोनों दरवाजों की चाबी केवल एक अधिकारी के पास है, संधि विग्रहिका के पास। यही तय करेगा कि दोस्ती होगी या युद्ध होगा। इतना याद रखिए। 253 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पे चलते हैं। लगभग 550 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर हो चुका था। अब पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। इन्हीं राज्यों में हरियाणा के थानेश्वर से एक नया राजवंश उभरता है, पुष्पभूति वंश। शुरुआत में यह कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन फिर सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठता है जिसने एक छोटे राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की नींव रखी। वो था प्रभाकर वर्धन। अब बात आती है प्रभाकर वर्धन को पहला उल्लेखनीय राजा क्यों कहा जाता है? देखिए पुष्पभूति वंश के पहले भी कुछ शासक हुए थे, जैसे पुष्पभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, लेकिन ये अधिक शक्तिशाली या प्रसिद्ध नहीं थे। प्रभाकर वर्धन वह पहला शासक था जिसने राज्य का विस्तार किया, पड़ोसी शत्रुओं की पराजय किया, वंश को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली पहचान दिलाई। इसी कारण इतिहास में उसे पुष्पभूति वंश का पहला उल्लेखनीय शासन मानते हैं। महाराजा अधिकारी की उपाधि देख लेते हैं। प्रभाकर वर्धन ने स्वयं को महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी। यह उपाधि बताती है कि वह केवल एक स्थानीय राजा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। प्रभाकर वर्धन के बाद क्या हुआ? देखिए प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन राजा बना, लेकिन उसका शासन बहुत छोटा रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और वही आगे चलकर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक बना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाकर वर्धन।
ओके, क्योंकि इसी से इस वंश को शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य बनाया। अब थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आप कल्पना कीजिए एक छोटा सा पौधा है, कोई उसे पहचानता नहीं। फिर एक माली आता है, प्रभाकर वर्धन। वह पौधे को सींचता है, कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य, यानी नींव रखी प्रभाकर वर्धन ने और शिखर तक पहुंचाया हर्षवर्धन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 254 नंबर पे। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? देखिए, चलिए 8वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं हम लोग। कल्पना कीजिए गुप्त साम्राज्य अब इतिहास बन चुका है। उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज उभर चुके हैं, लेकिन दक्षिण के दक्कन में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही है। यह शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि उत्तर भारत के राजाओं को चुनौती देती है, दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है और कन्नौज जैसे प्रतिष्ठित नगर पर अधिकार के लिए भी संघर्ष करती है। यह था राष्ट्रकूट साम्राज्य। अब बात आती है राष्ट्रकूट कौन थे? राष्ट्रकूट भारत के सबसे शक्तिशाली दक्कनी राजवंश में से एक थे। उन्होंने लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन पर शासन किया। उनकी राजधानी थी मान्यखेट, वर्तमान में जिसको कर्नाटक हम लोग बोलते हैं। अब बात आती है दक्कन क्या है? देखिए, दक्कन भारत का पठारी क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बड़े भाग शामिल हैं। यही राष्ट्रकूटों की शक्ति का मुख्य केंद्र था। दोस्तों, बात आती है राष्ट्रकूट इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? दक्कन के सबसे शक्तिशाली शासक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर प्रभुत्व रखा। त्रिपक्षीय संघर्ष, कूट राष्ट्रकूटों ने पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार जो उत्तर प्रदेश और पाल वंश जो था वो बंगाल के साथ कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। अगर हम बात करें कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यह एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया विश्व का अद्भुत मंदिर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन, क्योंकि उनका साम्राज्य मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ था। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जो राष्ट्रकूट थे उनका क्षेत्र जो था वो दक्कन था। राजधानी क्या थी? मान्य खेट। प्रमुख शासक जो थे वो दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष प्रथम। कृष्ण प्रथम जो थे एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो तीन शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट इसके लिए लड़ी, कन्नौज के लिए। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं। भारत नक्शा सोचिए आप। बीच में एक बड़ा पठार है, उस पर एक विशाल रथ खड़ा है। उस रथ पर लिखा है राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट हमेशा दक्कन के पठार पर खड़े मिलेंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 255 पे। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है। इसके आंसर के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक अनेक प्रदेश उसके अधीन हैं। अब प्रश्न उठता है, इतने बड़े साम्राज्य का शासन एक राजा के लिए कैसे करेगा? इसलिए पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक भागों में बांटा गया। सबसे बड़ा प्रशासनिक भाग कहलाता था भुक्ति, यानी आज की भाषा में प्रांत, प्रोविजन जिसको बोलते हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में प्रशासन को व्यवस्थित रखने के लिए साम्राज्य को कई भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। हर भुक्ति के अंदर कई विषय मतलब यहाँ जिले से है, होते थे। इससे प्रशासन, कर वसूली और कानून व्यवस्था को संभालना आसान हो जाता था। चलिए प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था वहां के देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन का क्रम कुछ इस प्रकार था। वहां पर सबसे ऊपर सम्राट होता था, फिर भुक्ति होते थे, फिर विषय है ना, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, फिर विथि जिसको पथक या उप जिला जिसको बोलते हैं वो होता है। फिर उसके नीचे होता है ग्राम, विलेज। ओके, ये होता है इसका क्रम। अब बात ये आती है भुक्ति का प्रमुख कौन होता है। फिर हर भुक्ति जो प्रांत होता है का प्रशासन जो होता है वहां का एक अधिकारी देखता था, जिसे समानता उपरिक कहा जाता है। वहीं विषय जो जिला होता है उसका प्रमुख होता है विषयपति। इसलिए जब आपसे पूछा जाता है कि विषयपति क्या होता है, वो जिले का प्रमुख होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गुप्तोत्तर काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रांत को। ओके, इस क्वेश्चन को मैं याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं हम लोग, मतलब एक स्टोरी से कैसे इसको याद कर सकते हो। कल्पना कीजिए राजा एक बड़ा नक्शा देख रहा है। वह पूरे राज्य को बड़े बड़े रंगीन हिस्सों में बांट देता है।
वह कहता है ये मेरा प्रांत है। उन बड़े हिस्सों पर लिखा होता है भुक्ति। फिर हर प्रांत के अंदर छोटे छोटे जिले बने होते हैं, जिसको बोलते हैं विषय। बस याद रखिए कि भुक्ति बड़ी, विषय छोटी। ओके, इससे आप लोग को थोड़ा याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 पे चलते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के एक प्रांत में चलते हैं। कल्पना कीजिए गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल है। राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट बैठे हैं, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर एक प्रांत में दो गांवों के बीच भूमि विवाद हो गया है। क्या हर छोटे मुकदमे के लिए लोग राजधानी आएंगे? नहीं। इसलिए गुप्त शासकों ने हर प्रांत में एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया। वही प्रशासन चलाता था, कर वसूलता था या न्यायिक मामलों को भी देखता था। उस अधिकारी को कहा जाता था उप्रिका। अब उप्रिका कौन थे? देखिए, गुप्त प्रशासन में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। हर भुक्ति का प्रमुख अधिकारी होता था उप्रिका। कुछ अभिलेखों में इसे गोप्ता भी कहा जाता है, या सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। उप्रिका के प्रमुख कार्य जो होते थे, देखिए उप्रिका केवल एक राजपाल नहीं था, उसकी कई जिम्मेदारियां थी। जैसे प्रांत का प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्यायिक मामलों की देखरेख करना, राजस्व वसूली की निगरानी, सम्राट के अशोकों आदेशों का पालन करना। यानी आज की भाषा में हम कह सकते हैं जो गवर्नर होता है प्लस कमिश्नर और जुडिशरी हेड जैसी संयुक्त भूमिका वो निभाते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रांत, इसमें यही पूछा था कि प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता है, वो हो जाएगा उप्रिका। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि मतलब रिवीजन कर लेते हैं गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था को। जैसे कि मैंने बताया सबसे ऊपर सम्राट रहते हैं, फिर आते हैं भुक्ति मतलब प्रांत, फिर उप्रिका प्रांतीय राजपाल जिसको बोलते हैं, फिर आता है विषय जो जिला होता है, विषयपति, ओके, ग्राम और ग्रामिक। ये है हमारा क्रम। इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक विशाल नक्शा सोचिए, पूरा साम्राज्य कई भुक्तियों में बटा हुआ है। हर प्रांत के ऊपर एक अधिकारी बैठा है, वह ऊपर से पूरे प्रांत पर नजर रखा है, इसलिए उसका नाम भी याद रखिए उप्रिका, मतलब ऊपर से नजर रख रहा है। जो ऊपर बैठ कर पूरे प्रांत को संभाले वही उप्रिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अपने। 257 नंबर क्वेश्चन देखें। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखरेख के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि 257 का जो आंसर है वो क्या है। ओके, हम लोग चलते हैं 258 नंबर क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। 258 नंबर की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? दोस्तों इसका आंसर देने के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के दरबार में चलते हैं। समय है लगभग 335 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली बन रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम वृद्ध हो चुके हैं। दरबार में सभी की नजर एक बात पर है कि अगला सम्राट कौन बनेगा। राजा अपने अनेक पुत्रों में से एक ऐसे राजकुमार को चुनते हैं जो युद्ध कौशल, नेतृत्व और प्रशासन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह राजकुमार था समुद्रगुप्त। यही निर्णय आगे चलकर गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना देता है। अब बात यह आती है कि समुद्रगुप्त कौन थे? देखिए, समुद्रगुप्त केवल चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी ही नहीं थे, बल्कि गुप्त वंश के सबसे महान विजेता भी थे। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में लगातार सफल सैन्य अभियान चलाए और गुप्त साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। अब हम लोग देख लेते हैं समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियां। देखिए, उत्तर भारत की विजय पहली जो आती है, उन्होंने उत्तर भारत के अनेक राजाओं को पराजित कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा आता है दक्षिण भारत का अभियान, जिसको दक्षिणापथ बोलते हैं। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत तक पहुंचे। उन्होंने कई दक्षिण राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अधीनस्थ राज्य बनाकर छोड़ दिया। ओके, इससे बिना स्थायी सेना रखे उनका प्रभाव दक्षिण तक फैल गया। तीसरा आता है वन राज्यों की विजय, आठविक राज्यों। विंध्य क्षेत्र में वनवासी राज्यों को भी अपने अधीन किया उन्होंने। चौथा आता है प्रयाग प्रशस्ति,
समुद्रगुप्त की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है। इसे उनके दरबारी कवि हरिशेण ने लिखा था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस 258 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए गुप्त वंश की प्रारंभिक वंशावली देख लेते हैं एक बार। देखिए श्रीगुप्त, फिर आते हैं घटोत्कच, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद क्या होता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय आते हैं जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ये रहता है इनका क्रम। कल्पना कीजिए चंद्रगुप्त प्रथम अपने बेटे से कहते हैं, मैंने एक साम्राज्य की नींव रखी है, अब इसे समुद्र जितना विशाल बनाना तुम्हारा काम है। बेटा जवाब देता है, मैं समुद्र की तरह चारों दिशाओं में फैलूंगा। इसलिए उनका नाम रखा गया समुद्रगुप्त। इसे याद कर सकते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 में चलते हैं हम लोग। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान के अनुरूप है। तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर बताने के लिए चलिए गुप्त साम्राज्य के प्रशासन चलते हैं। कल्पना कीजिए आप गुप्त साम्राज्य के दरबार में एक अधिकारी हैं। सम्राट आपको आदेश देता है, तिरभुक्ति के राजपाल को यह संदेश तुरंत पहुंचाओ। आप सोचते हैं तिरभुक्ति कहाँ है। आप पाटलिपुत्र से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, मतलब पटना, पाटलिपुत्र पटना, गंगा पार करते हैं। कुछ दिनों बाद आप एक समृद्ध प्रदेश में पहुंचते हैं जहां उपजाऊ खेत हैं। गंडक, बागमती और कमला जैसी नदियां बह रही हैं। चारों ओर खेती, व्यापार और बस्तियां हैं। यही क्षेत्र था तिरभुक्ति। आज हम इसे उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं तिरभुक्ति क्या थी। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा भी था, जैसे आपने देखा होगा। भुक्ति मतलब प्रांत। अब समझिए तिरभुक्ति मतलब तिर प्लस भुक्ति मतलब तिरभुक्ति, यानी गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण प्रांत। या कोई राजा का नाम नहीं, कोई कर नहीं, कोई नगर भी नहीं, बल्कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक प्रांत था। अब बात यह आती है तिरभुक्ति कहाँ स्थित थी। इतिहासकारों के अनुसार तिरभुक्ति का क्षेत्र मुख्यतः वर्तमान मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और नेपाल की तराई के कुछ भागों तक फैला हुआ था। यानी यदि आज के भारत के नक्शे पर देखें तो इसका अधिकांश भाग जो है वो बिहार में आता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, बी। कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, गुप्त अभिलेखों में इसका महत्व क्या था। देखिए गुप्त काल के अनेक ताम्रपात्रों और अभिलेखों में त्रिभुक्ति का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में से हमें पता चलता है कि गुप्त प्रशासन कैसा चलता था, प्रांतों का विभाजन कैसे किया गया था, राजपाल कहाँ नियुक्त होते थे, भूमि दान कैसे दिए जाते थे। यानी त्रिभुक्ति केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि गुप्त प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि त्रिभुक्ति, भुक्ति का नाम जैसे आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान है, वैसे ही गुप्त काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति, त्रिभुक्ति, मगध भुक्ति आदि प्रशासनिक प्रांत थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भुक्त अभिलेखों की त्रिभुक्ति आज किस राज्य में अनुरूप है, तो वो होगा बिहार। ओके, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र वर्तमान उत्तरी बिहार में स्थित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब हम लोग मेमोराइज करते हैं। सोचिए त्रिभुक्ति शब्द में भुक्ति दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही भुक्ति दिखे दिमाग बोले कि प्रांत। अब पूछो कौन सा प्रांत, तो बिहार वाला प्रांत। ओके, इसलिए याद रखिए त्रिभुक्ति इज इक्वल टू बिहार। तो दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा गुप्त प्रशासन को देख लेते हैं। जो भुक्ति होता था वो प्रांत को बोलते थे, त्रिभुक्ति वर्तमान बिहार में, और प्रमुख जो होता था वो उपरिका होता था, गोप्ता। और विषय की बात करें तो विषा जो होता था वो जिला होता था, उसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होते थे। ग्राम की बात करें तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामिक होता था। और कर, अगर हम कर की बात करें तो उपद्रंग मतलब भूमि कर, विष्टि मतलब वेगार। ओके, ये ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 260 नंबर पे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले चलिए गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण काल में चलते हैं हम लोग। समय है लगभग 415 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर है। सिंहासन पर बैठे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर गुजरात और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
उज्जैन एक ऐसा महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार, हर क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य उन्नति कर रहा था। लेकिन हर महान सम्राट के बाद एक प्रश्न उठता है, अगला राजा कौन बनेगा? उत्तर है कुमार गुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। दोस्तों, बात आती है कुमार गुप्त प्रथम कौन थे। कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तब गुप्त साम्राज्य पहले से ही बहुत विशाल था। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित रखा। उनके प्रशासन में बड़ी विद्रोह या साम्राज्य के विखंडन जैसी स्थिति नहीं आई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुमार गुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां। पहला जो है वह गुप्त साम्राज्य की एकता बनाए रखी। देखिए, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे और शक्तिशाली बनाया। जब कुमार गुप्त का कार्य था कि इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखना, तो उन्होंने यह कार्य समर्थतापूर्वक किया। दूसरा आता है नालंदा विश्वविद्यालय। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई। धार्मिक नीति की बात करें तो तीसरा आता है धार्मिक नीति। ये कुमार गुप्त प्रथम वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने महेंद्रादित्य की जैसी उपाधियां धारण की, हालांकि वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। चौथा आता है शासन के अंतिम वर्षों की चुनौती। तो कुमार गुप्त के शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र नामक एक शक्ति ने विद्रोह किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त ने हूणों और अन्य आक्रमणकारियों का सामना किया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे वंशावली को एक परिवार की तरह याद कीजिए। सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर कुमार गुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। यानी विक्रमादित्य के बाद हमेशा कुमार गुप्त याद आएगा। ओके, इतना ध्यान रखिए। देखिए, गुप्त वंश की कुछ क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम शासक की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त साम्राज्य का विस्तार और लिच्छवी विवाह। ओके, ये इनका महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति, ये चीज ध्यान रखिए। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो पश्चिमी क्षत्रपों की विजय और स्वर्णकाल। और हम लोग कुमार गुप्त प्रथम की बात करें तो नालंदा महाविहार साम्राज्य की स्थिरता। स्कंद गुप्त की बात करें तो हूणों को पराजित पराजित किया। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।